अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फोटो करंट जनरेशन। मीन्स हम लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं या लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा जनरेशन ऑफ करंट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम लाइट। लाइट को यूज़ करके इलेक्ट्रिक करंट हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो इसके कुछ मेजर स्टेप्स हैं, पहले हम उन्हें अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कि सबसे पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटो एक्टिव मटेरियल, फोटो एक्टिव मटेरियल एंड एक्साइटॉन जनरेशन। ये दो प्रोसेसेस हैं, ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो हम इसे इकट्ठे ही स्टडी कर लेंगे। इसी में करंट जनरेशन की दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी हैं, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक तो हमारे पास लाइट होनी चाहिए और दूसरा हमारे पास फोटो एक्टिव मटेरियल होना चाहिए। फोटो एक्टिव मटेरियल कौन सा होता है कि कोई भी ऐसा मटेरियल को जो लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी में हमें कन्वर्ट करके दे दे, उसे हम फोटो एक्टिव मटेरियल बोलेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये कोई एक ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा होता है कि जिसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में थोड़ा सा एनर्जी गैप होता है, थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंस होता है। और नॉर्मली उसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं और वो फ्री टू मूव नहीं होते। जब फ्री टू मूव नहीं होते तो वो करंट को कैरी नहीं कर सकते। लेकिन जब हम उस मटेरियल पे लाइट शाइन करते हैं तो ये लाइट इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देती है। ये एनर्जी अब्जॉर्ब करके लाइट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, मीन कंडक्शन बैंड में जाते हैं, तो यहाँ पे जाके ये फ्री टू मूव होते हैं। जब फ्री टू मूव होंगे तो ये करंट को कैरी कर सकेंगे, करंट को फ्लो करवा सकेंगे। तो मीन in the absence of light there was no current, but when we shined light on this material then electron went to conduction band and the current started flowing. तो ऐसे मटेरियल को फोटो एक्टिव मटेरियल बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटो एक्टिव मटेरियल एंड एक्साइटॉन जनरेशन। एक्साइटॉन जनरेशन क्या होता है इसे भी हम डिटेल में देखते हैं। लेकिन जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इस कंडक्शन बैंड में गए तो पीछे इन इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रहेगी, एक वैकेंसी रहेगी। और उस वैकेंसी पे फिर चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो इलेक्ट्रॉन सपोज कोई भी एटम पड़ा हो, एच पड़ा हो, तो एच में से जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा दे तो हम कहते हैं कि एच पॉजिटिव बन गया। तो मीन जब भी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसके लिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन और ये होल, जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से हम होल कहते हैं। तो इस पूरे के दरमियान का क्या होता है कि एक अट्रैक्शन होती है। जैसे हाइड्रोजन एटम होता है, तो हाइड्रोजन में अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस पे एक प्रोटॉन होता है जिसपे 1 पॉजिटिव चार्ज होते हैं और ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन की वजह से हाइड्रोजन एटम बनते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या है कि पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए हम ये जो दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Fc इक्वल टू k q1 q2 r स्क्वायर, एक फोर्स प्रेजेंट होगी। वो फोर्स इन दोनों चीज़ों को आपस में होल्ड करके रखेगी, जोड़ के रखेगी कि इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन टुवर्ड होल, होल की अट्रैक्शन टुवर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये एक पेयर की तरह, एक एटम की तरह बिहेव करेंगे। उस स्पीशी को या उस एटम की तरह की चीज़ को हम कहते हैं एक्साइटॉन है ये। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटो एक्टिव मटेरियल एंड एक्साइटॉन जनरेशन, ये हमारा पहला स्टेप है, इसे हम डिटेल में भी देखते हैं। सेकंड स्टेप है कि जब एक्साइटॉन जनरेट हो गया तो उसके बाद उसे ट्रैवल करवाना है या उसकी डिफ्यूजन करवानी है। तो सेकंड स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ एक्साइटॉन, इसे भी हम डिटेल में देखेंगे कि डिफ्यूजन ऑफ एक्साइटॉन क्या होता है। थर्ड पे है चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन क्या है कि अभी भी हमने देखा ना कि एक्साइटॉन में दो चीज़ें होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक होल होता है। दोनों चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, होल पे पॉजिटिव चार्ज है। अब उन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन है, अगर उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम खत्म करके इलेक्ट्रॉन को फ्री करवा दें, होल को फ्री करवा दें, दोनों फ्रीली मूव करें, तो हम इसे कहते हैं चार्ज सेपरेशन। थर्ड स्टेप चार्ज सेपरेशन है। फोर्थ स्टेप हमारा चार्ज कलेक्शन है कि जो सेपरेटेड चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो गया, होल
सेपरेट हो गया। अब उन होल्स को और इलेक्ट्रॉन को हमने कलेक्ट करना है और एक जगह पे इकट्ठे करना है ताकि हम उन्हें किसी एक डायरेक्शन में फ्लो करवा सकें और करंट को जनरेट करवा सकें। तो चौथे भी चार्ज कलेक्शन है। जब चार्ज कलेक्ट हो गए तो उसके बाद हमने क्या करना है कि चार्ज को पहले हमने चार्ज सेपरेशन के बाद चार्जेस को ट्रांसपोर्ट करवाना है। चार्जेस को ट्रांसपोर्ट करवाने के इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, होल को किसी दूसरी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करवा के किसी एक जगह पे लेके जाना है और उसके बाद फिर चार्ज कलेक्शन होगी। उसके बाद चार्जेस कलेक्ट होंगे और जब चार्जेस कलेक्ट होंगे तो कलेक्ट होने की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। वो नेचुरल है कि जब भी चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे, किसी पॉजिटिव चार्जेस एक साइड पे, नेगेटिव चार्जेस दूसरी साइड पे, सपोज इस साइड पे सारे होल्स आके डिपॉजिट हो गए हैं, दूसरी साइड पे सारे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो गए हैं, तो होल से उसकी तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। अगर हम इन दोनों चीज़ों को एक एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू कनेक्ट करवा दें तो चूँकि एक साइड पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दूसरे पे होल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो बाय नेचुरल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और जो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू इस होल्स वाली स्पीशीज की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो इसी को तो हम करंट कहते हैं और वही हमारा मकसद है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें ये सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। अब हम वन बाय वन इन सारे स्टेप्स को डिटेल में देखते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप था फोटो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटो एक्टिव मटेरियल। तो इसके लिए हमने देखा था कि एक तो फोटो एक्टिव मटेरियल होना चाहिए। फोटो एक्टिव मटेरियल कौन सा होता है? सेमीकंडक्टर, क्योंकि जो कंडक्टर होता है कंडक्टर के वैलेंस और कंडक्शन बैंड में कोई भी डिफरेंस होते ही नहीं, उसके इलेक्ट्रॉन वैसे ही फ्री होते हैं, तो वो उस पर लाइट शाइन करवाएं या ना करवाएं उसने करंट कैरी करना ही करना है, तो वो तो फोटो एक्टिव ना होगा। इसी तरह जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर का वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इतने ज़्यादा दूर होते हैं, इनका एनर्जी गैप इतना ज़्यादा होता है कि लाइट को एब्जॉर्ब करके ये एनर्जी गैप कवर नहीं किया जा सकता और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे नहीं जा सकते, तो उस पर भी लाइट शाइन करें या ना करें उसने करंट कैरी करना ही नहीं है। तो एक ही अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम सेमीकंडक्टर मटेरियल लें, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में वैलेंस और कंडक्शन बैंड के दरमियान डिफरेंस कम होगा और उस डिफरेंस को हम ओवरकम कर सकते हैं बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। और जब एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी होगी उसके बाद वो कंडक्टर बन जाएगा और चार्जेस को ट्रांसपोर्ट करेगा और उससे हम करंट को जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो समझ आ गया होगा कि जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है उससे एब्जॉर्ब होके जाना है कंडक्शन बैंड में और यहाँ पे पीछे होल बचेगा और इस पूरी चीज़ को हम एक्साइटन कहते हैं। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन ने कौन सी एनर्जी ऑब्जॉर्व करनी है इस बैंड गैप को ओवर करने के लिए? इसके दरमियान जो डिफरेंस उसे हम एनर्जी गैप या बैंड गैप कहते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट नंबर 1 है लाइट की एब्जॉर्प्शन के लिए वो ये है कि जो भी फोटोन यहाँ पे आ रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, वो तभी ऑब्जॉर्व होगा अगर जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी एनर्जी गैप की। ठीक है, सपोज यहाँ से जंप करने के लिए यहाँ तक किसी चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और इस फोटोन की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये कभी भी इसे जंप करवा के यहाँ तक नहीं पहुँचा सकता। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आपने कोई नहर क्रॉस करनी है जंप लगा के और उस नहर को क्रॉस करने के लिए आपको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, जबकि आपकी टांगों में एनर्जी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आप कभी भी जंप लगा के वो नहर क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप तभी नहर को क्रॉस करेंगे कि जब आपकी टांगों में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी या 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 से ग्रेटर होगी, ताकि आपको नहर में गिरने का डर ना हो और आप नहर को क्रॉस कर सकें। तो ऐसा फोटोन ऑब्जॉर्ब होगा जिसकी एनर्जी गैप से या तो उसके बराबर हो या उससे ग्रेटर हो, ताकि वो कंडक्शन बैंड में पहुंच सके। ये पहली रिक्वायरमेंट थी। अब इसी से हम लिंक करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, तो उनमें सबसे पहला क्या आएगा? बैंड गैप आएगा। बैंड गैप कैसे इफेक्ट करता है ये मैं समझा देता हूँ कि जो इंसिडेंट सोलर स्पेक्ट्रम है अर्थ के सरफेस पे, वैसे तो सन से बहुत ज़्यादा रेडिएशन आती हैं जिसमें रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गैमा रे सारी आती हैं। लेकिन क्या होता है कि जो हाई एनर्जी की रेडिएशन जितनी भी हैं वो हमारे अपर एटमॉस्फेयर में अब्जॉर्ब हो जाती हैं और अर्थ तक ये लोअर एनर्जी की रेडिएशन पहुंचती हैं। लेकिन लोअर एनर्जी में भी जो बहुत ज़्यादा लोअर है इनकी बहुत कम इंटेंसिटी हमारी ज़मीन तक पहुंच पाती है। ज़्यादातर जो इंटेंसिटी लाइट की हमारे पास पहुंचती है वो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड की आती है। तो सपोज अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें हम इस साइड पे इंटेंसिटी रखते हैं और इस साइड पे वेवलेंथ, तो वेवलेंथ जब कम होगी, सपोज यहाँ पे 200 नैनोमीटर है, 400 है, 800 है, इस साइड पे 1200 है, सपोज उधर बढ़ रही है, तो
हाई एनर्जी की रेडिएशंस कौन सी होती हैं? जिनकी वेवलेंथ स्मॉल हो। मीन ये वेवलेंथ स्मॉल इधर है तो इधर हाई एनर्जी के आएंगे, तो हाई एनर्जी की इंटेंसिटी बहुत कम होती है। विजिबल इंफ्रारेड की इंटेंसिटी हाई होती है, इनकी इंटेंसिटी कुछ इस तरह से होगी, और आगे जो लॉन्गर वेवलेंथ है वो दोबारा कम होती जाएंगी, मीन लोअर एनर्जी वाली दोबारा कम होती जाएंगी। तो इंसिडेंट सोलर स्पेक्ट्रम है उसमें सबसे ज़्यादा लाइट आती है हमारी विजिबल रीजन में, सबसे ज़्यादा विजिबल रीजन में, और उसके साथ उससे थोड़ी सी कम आती है आईआर रीजन में। तो इंटेंसिटी का क्या मतलब है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, तो हमने हर इलेक्ट्रॉन के लिए हमें एक फोटॉन चाहिए, क्योंकि हमने अभी देखा कि एक फोटॉन एब्जॉर्ब होगा, एक फोटॉन एब्जॉर्ब होगा और वो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ट्रांसफर करवाएगा कंडक्शन बैंड में। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे उतना ज़्यादा करंट जनरेट होगा, मीन उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो हमारे लिए फेवरेबल क्या है कि हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन हो। तो ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन विजिबल रीजन में है, तो हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए कि जिसका बैंड गैप इस विजिबल रीजन की एनर्जी के बराबर हो। ठीक है, तो हम एक ऐसा मटेरियल सिलेक्ट करते हैं कि जिसका बैंड गैप विजिबल रीजन की एनर्जी में फॉल करता हो। और अगर हम बैंड गैप को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो हमें हाई एनर्जी की रेडिएशन चाहिए, मीन जैसे यूवी और एक्स-रे और गैमा रे थी, लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम होती है। तो जब उनकी इंटेंसिटी कम होगी तो सपोज जो पूरा सोलर स्पेक्ट्रम था, यूवी भी उसमें थी, विजिबल भी थी सारे, तो टोटल सपोज 1000 फोटॉन थे उनमें। तो 1000 में से 700 तो हमारे विजिबल में थे क्योंकि इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा थी। यूवी में सपोज सिर्फ हमारे 50 फोटॉन थे। तो अब क्या होगा कि जब हम इस पूरे रेडिएशन को यहाँ पे फॉल करवाएंगे तो टोटल 1000 फोटॉन इंसिडेंट थे, लेकिन एब्जॉर्ब किसने होना? हाई एनर्जी वालों ने, मेन सिर्फ यूवी वाले एब्जॉर्ब होना है। तो 1000 में से सिर्फ 50 एब्जॉर्ब होंगे, तो एब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी बहुत कम होगी, मीन 50 आउट ऑफ 1000 एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो अगर इसकी परसेंटेज हम चेक करें तो सिर्फ 5% एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी है। अब इस एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमें बैंड गैप को कम करना पड़ेगा। अगर बैंड गैप हम कम कर देते हैं, सपोज यहाँ पे ले जाते हैं, तो अब ये विजिबल रीजन गए, तो विजिबल रीजन में हमारे 700 फोटॉन थे, तो अब 700 फोटॉन एब्जॉर्ब हो रही हैं 1000 फोटॉन में से। ठीक है, तो इस केस में एफिशिएंसी 70% हो जाएगी एब्जॉर्प्शन की। अगर हम इस बैंड गैप को और ज़्यादा कम कर देते हैं, तो और ज़्यादा कम करेंगे कि तो जो लोअर एनर्जी वाली वेवलेंथ थी, जैसे हमने रेडियो वेव और माइक्रोवेव देखी थी, उनकी भी इंटेंसिटी चूँकि कम होती है, जो नेचुरल सोलर स्पेक्ट्रम है अर्थ के सरफेस पे, तो वो वाले फोटॉन भी बहुत कम होंगे, तो उसमें भी एब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी कम होगी। तो हमें एक ऐसा मटेरियल तलाश करना है कि जिसकी बैंड गैप की वैल्यू विजिबल रीजन में हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फोटॉन को ऑब्जर्व कर सके। लेकिन अब मसला क्या होता है कि जितना ये बैंड गैप ज़्यादा होगा ना, उतनी वोल्टेज ज़्यादा जनरेट होती है, जितना बैंड गैप कम होगा उतनी वोल्टेज कम जनरेट होती है। अब जो पावर होती है P = VI, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो वोल्टेज जितनी ज़्यादा होगी उतनी पावर ज़्यादा होगी। तो अगर हमें मैक्सिमम पावर जनरेट करनी हो तो उसके लिए हमें मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट करवाना पड़ेगी। लेकिन अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो फोटॉन कम होते हैं। अगर फोटॉन कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन कम ऊपर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम ऊपर जाएंगे तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो इसका ये वाला फैक्टर कम होगा, तो ओवरऑल पावर नीचे चली जाएगी। तो हमें वोल्टेज और करंट दोनों का ऐसा कम्बिनेशन तलाश करना है, कोई ऐसा मटेरियल तलाश करना है कि जिसमें वोल्टेज भी मैक्सिमम जनरेट हो और करंट भी मैक्सिमम जनरेट हो। तो सपोज हम अगर एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर बैंड गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैप पे जो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी है वो 77% होती है, कि टोटल फोटॉन के 77% एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो वोल्टेज तो डबल होगी, लेकिन एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी सिर्फ 30% बच जाती है। तो हमें कोई ऐसा मटेरियल तलाश करना है जो मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी दे। ये हमारा पहला फैक्टर था जो अफेक्ट कर रहा था एब्जॉर्प्शन को, वो कौन सा था? बैंड गैप या एनर्जी गैप। ठीक है, अब हमने कोई भी मटेरियल सिलेक्ट कर लिया, उसका बैंड गैप कांस्टेंट हो गया, लेकिन उसके बाद कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? उसे हम लाइट की एब्जॉर्प्शन को मॉनिटर करने के लिए, या उसे एक्सप्लेन करता है बीयर्स लॉ।
बीयर्स लॉ ये कहता है कि किसी भी पॉइंट एक्स पॉइंट पे जो लाइट की इंटेंसिटी है वो इक्वल होती है जो इनिशियल इंटेंसिटी थी जो मटेरियल के सरफेस पे थी। मीन मटेरियल की यहाँ पे ऊपर से रेडिएशन आ रही है, यहाँ पे जो इंटेंसिटी थी वो ई नॉट है। इंटेंसिटी क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन। सपोज 10 नंबर ऑफ फोटॉन थे तो ई नॉट इज इक्वल टू 10 होगा। ई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स पॉइंट है, सपोज ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है इसे एक्स की वैल्यू देंगे, तो एक्स पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है वो इक्वल है इसकी। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे कि एब्जॉर्प्शन की इस थिकनेस के साथ कैसे रिलेट करती है। अब देखें कि इस फार्मूला को अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो ई एट एक्स पॉइंट इज इक्वल टू ई नॉट ओवर ई की पावर प्लस अल्फा एक्स। अल्फा एक और फैक्टर है, वो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है, वो भी मैं बताता हूँ। अब क्या है कि देखो कि ई बढ़ेगी तब जब ये फैक्टर रिड्यूस होगा, और ये फैक्टर कब कम होगा? जब एक्स की वैल्यू कम होगी। तो मीन अगर एक्स की वैल्यू कम होती है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती है। मीन जो इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स के। और एक्स क्या है? एक्स क्या है? एक किस्म की ये थिकनेस है ना, इतनी थिकनेस है। तो मीन अगर थिकनेस कम होगी तो इंटेंसिटी बढ़ेगी एट दैट पॉइंट, और अगर थिकनेस हमारी ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी कम होगी। इंटेंसिटी कम होने का मतलब क्या है कि ज़्यादातर फोटॉन रास्ते में एब्जॉर्ब हो गए। सपोज पहले 10 फोटॉन थे, अब बाकी 2 फोटॉन रह गए, मीन 8 फोटॉन एब्जॉर्ब हो गए। अगर यहाँ पे 1 फोटॉन है, इंटेंसिटी 1 है, तो मीन 9 फोटॉन एब्जॉर्ब हो गए। तो किसी भी पॉइंट पे लाइट की इंटेंसिटी जितनी कम होती जाएगी इसका मतलब है कि उस मटेरियल में एब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा हो रही है। तो मीन एक्स कम करने से एक्स ज़्यादा करने से ई बढ़ रही थी ना, तो ई बढ़ने की वजह से एब्जॉर्प्शन कम हो रही है। मीन एब्जॉर्प्शन और थिकनेस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर हम मटेरियल की थिकनेस को बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगी, अगर हम मटेरियल को थिकनेस को कम करते हैं तो फिर एब्जॉर्प्शन भी कम होगी। लेकिन अब हम तो चाहते हैं ना कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए हम देखेंगे कि मैक्सिमम थिकनेस हो। लेकिन मैक्सिमम थिकनेस तक पहुंचने में एक और इशू हो जाता है। वो इशू क्या होता है कि हमने अभी पढ़ा एक्साइटॉन की डिफ्यूजन, जो थर्ड स्टेप हमारा आएगा उसमें एक्साइटॉन, बल्कि सेकंड में ही एक्साइटॉन की डिफ्यूजन पढ़ना है। तो एक्साइटॉन एक डेफिनेट एक उसका डिस्टेंस होता है जो वहाँ तक ट्रेवल कर सकता है, उसके बाद वो फोत हो जाता है, मीन उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है। इलेक्ट्रॉन और होल जो जनरेट हुए थे वापस में रिकम्बाइन हो जाती हैं और एक न्यूट्रन स्पीशीज बना देती हैं, उनकी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो अगर मटेरियल को बहुत ज़्यादा थिकनेस बना दें, बहुत ज़्यादा थिक बना दें, तो वो उस मटेरियल को क्रॉस कर ही नहीं सकेगा एक्साइटॉन। तो हमें एक्साइटॉन को इस मटेरियल को क्रॉस करवाना है फॉर जनरेशन ऑफ करंट। तो अगर हम बहुत ज़्यादा थिकनेस बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन तो बढ़ेगी, एब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेकिन करंट की जनरेशन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन रास्ते में ही फोत हो जाएंगे। तो जैसे मैं बैंड गैप और एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी के दरमियान एक कंप्रोमाइज़ बनाना पड़ेगा था, ताकि वोल्टेज भी मैक्सिमम हो और करंट भी मैक्सिमम हो। उसी तरह हमें थिकनेस और एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी के दरमियान भी एक कंप्रोमाइज़ बनाना पड़ेगा, जिस पे हमारी एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी भी मैक्सिमम हो और हमारी जो एक्साइटॉन डिफ्यूजन है वो भी मैक्सिमम हो। तो सेकंड पॉइंट हमारा था थिकनेस। अब थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल, जिसमें हमारा क्या आ जाता है, जो अल्फा था, मैंने फैक्टर बताया कि ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट ओवर ई की पावर अल्फा एक्स। तो अल्फा किसी भी चीज़ का एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है, यह बताता है कि कोई मटेरियल कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। सपोज हमारे पास एक मटेरियल है, सपोज सिलिकॉन है, सिलिकॉन का मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास 4 एटम है तो वो 4 फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर जर्मेनियम के हमारे पास 4 एटम्स हैं तो वो 2 फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं सपोज। तो अब सिलिकॉन का अल्फा ज़्यादा हुआ, मीन इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा है। तो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट भी इफेक्ट करता है टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो हमने ये पढ़ लिया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो गई और एक्साइटॉन जनरेशन भी हो गई। अब सेकंड स्टेप पे हम जाते हैं, जो था हमारा एक्साइटॉन की डिफ्यूजन के करंट की जनरेशन के लिए हमें एक्साइटॉन को डिफ्यूज करवाना है। तो डिफ्यूजन क्या होती है कि जब भी फोटॉन एब्जॉर्ब हुआ तो फोटॉन ने एक तो एक्साइटॉन जनरेट करवाया, ये एक्साइटॉन जनरेट करवा दिया, यहाँ पे होल और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन।
अब हमने पढ़ा था कि एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए एनर्जी गैप के। अब सपोज अगर एनर्जी ऑफ फोटोन एनर्जी गैप से ग्रेटर है तो उस केस में क्या होगा कि कुछ एनर्जी तो एक्साइटॉन की जनरेशन में काम आएगी, जो बाकी एनर्जी बचेगी वो एनर्जी इस एक्साइटॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी और ये एक्साइटॉन फ्लो करेगा। कहाँ फ्लो करेगा? इसी मटेरियल के अंदर ये फ्लो करना स्टार्ट कर देगा इस साइड पे। सपोज पहले ये एक्साइटॉन यहाँ था, अब ये एक्साइटॉन यहाँ पे पहुँचा है, इसकी ये न्यू पोजीशन है, तो इसको हम कहते हैं एक्साइटॉन की डिफ्यूजन। ठीक है, अब मैंने ये तो बताया था कि इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन होती है, कोलम्बिक अट्रैक्शन है। अब उस अट्रैक्शन की वजह से कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आना है कि जब इन दोनों ने आपस में रिकम्बाइन हो जाना है, मीन इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आ जाएगा और इस होल के साथ मिलके एक न्यूट्रल स्पीशी बना देगा। तो अगर न्यूट्रल स्पीशी बना देता है तो फिर तो हमारी एनर्जी लॉस होगी। लेकिन जितना एक खसूसी टाइम होगा ना, एक उसकी ज़िंदगी होती है, सपोज वो 3 सेकंड तक जिंदा रहता है, 2 माइक्रो सेकंड तक, 1 नैनो सेकंड तक जिंदा रहता है। जितने टाइम तक ये इलेक्ट्रॉन और होल अलग अलग से एग्जिस्ट करते हैं, मीन एक एक्साइटॉन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उस टाइम को हम कहते हैं लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटॉन। लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटॉन मीन ये एक्साइटॉन की टोटल जिंदगी है। और उस जिंदगी के दौरान जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है, जितने डिस्टेंस के थ्रू इसकी डिफ्यूजन होती है, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन लेंथ। डिफ्यूजन लेंथ। तो जैसे हमने आगे पढ़ा था कि थिकनेस ऑफ मटेरियल कम होनी चाहिए डिफ्यूजन लेंथ से, ताकि हम इलेक्ट्रॉन को और होल को कहीं पे अपनी डेस्टिनी पे जाके तो करंट को जनरेट करवा सकें। तो अगर उस मटेरियल के अंदर ही वो वापस रिकम्बाइन हो जाए तो फिर तो हमारा करंट लॉस हो जाएगी, एनर्जी लॉस हो जाएगी, करंट प्रोड्यूस ही नहीं होगा। अब हमने क्या करना है कि इसको, इस मटेरियल की थिकनेस को, सपोज इसकी डिफ्यूजन लेंथ यहाँ तक थी एक्साइटॉन की, तो हमें मटेरियल की थिकनेस इतनी सिर्फ यूज़ करनी पड़ेगी ताकि इस मटेरियल की एज तक पहुँचने तक वो एक्साइटॉन जिंदा रह सके। जब एज तक पहुँचने तक एक्साइटॉन जिंदा रह जाएगा तो उसके बाद हमने इस इलेक्ट्रॉन को, इस होल को एक दूसरे से अलग कर देना है। इलेक्ट्रॉन को उधर ले जाएंगे, होल को उधर ले जाएंगे और इन दोनों को फ्री रिमूव करवाएंगे ताकि करंट जनरेट हो सके। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्ज सेपरेशन। मीन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, होल पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर दोनों को हम अलग कर दें तो इसका मतलब है कि हम चार्जेस को सेपरेट कर रहे हैं। तो जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन का जो सबसे एफिशिएंट प्रोसेस है, वही सबसे इजी टू अंडरस्टैंड है। मैं पहले वही बता देता हूँ कि हमने अभी तक तो एक ही मटेरियल दिया, डोनर, जिसमें एक्साइटॉन प्रोड्यूस हुआ था। अब हम इसके साथ एक एक्सेप्टर मटेरियल ले लेते हैं जो कि इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो सपोज ये ल्यूमो था डोनर का और ये होमो था डोनर का। यहाँ पे एक होल था और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था। अब हम इसे कंबाइन करेंगे किसी एक और एक्सेप्टर के पास। ये एक्सेप्टर का होमो हो गया और ये एक्सेप्टर का ल्यूमो होगा। अब एक्सेप्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक्सेप्टर के पास डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन इसके पास हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है मीन इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है एक्सेप्टर के पास, और उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन उसके पास है ही नहीं है और उसे चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो वो कैसे इलेक्ट्रॉन लेगा? जब ये एक्साइटॉन डिफ्यूज करके इसके पास पहुंचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होके एक्सेप्टर में चला जाएगा, जबकि क्योंकि इसकी एफिनिटी इलेक्ट्रॉन के साथ है, इसे इलेक्ट्रॉन पसंद है, तो ये होल को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, होल को ये रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन इस साइड पे मूव करना स्टार्ट कर देगा, होल इस साइड पे मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन और होल सेपरेट हो गए और इसी प्रोसेस को हम चार्ज सेपरेशन कहते हैं। और चूंकि ये प्रोसेस हुआ कहाँ पे है? डोनर और रिसेप्टर की जॉइनिंग लेयर पे, तो इसे हम कहते हैं इंटरफेस, जहाँ पे दो चीज़ ज्वाइन हो रही हों, तो इसे हम कहते हैं चार्ज सेपरेशन एट डोनर एक्सेप्टर इंटरफेस। और ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोसेस है। ठीक है, कुछ और इसमें इम्प्योरिटी इसकी वजह से भी अफेक्ट होता है, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन वो हमारी एफिशिएंसी को, सोलर सेल की एफिशिएंसी को कम करते हैं। अभी हमने देखा कि
चार्ज सेपरेशन होती है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्सेप्टर की वजह से। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये डोनर मटेरियल है, डोनर में हमारा एक्साइटॉन अभी जा रहा है, तो रास्ते में कोई ऐसा एटम आ जाता है, सपोज ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आ जाता है, तो ऑक्सीजन की भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉलिंग स्केल पे 3.44 है, मीन इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो अब ये क्या करेगा कि ये इस इलेक्ट्रॉन को अपने साथ होल्ड कर लेगा। जब होल्ड करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी तो थोड़े देर बाद ये इलेक्ट्रॉन वापिस से फॉल कर जाएगा इस वैलेंस बैंड में, और इस वैलेंस बैंड में आके इस होल के साथ दोबारा रिकम्बाइन होके तो ये एक न्यूट्रल स्पीशीज बना देगा। तो अब जो इनकी एनर्जी थी, एक्साइटॉन की एनर्जी थी, जिसे हमने यूटिलाइज करना था और जिसे करंट जनरेट करना था, वो एनर्जी हमारी ज़ाया होगी। ठीक, लेकिन इस रिकम्बिनेशन की भी कुछ टाइप्स हैं, वो भी बता देता हूँ। जो सबसे पहली टाइप ये है कि दो एक्साइटॉन थे, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे दो होल थे, इस होल की इस इलेक्ट्रॉन की इस होल के साथ इंटरेक्शन था, इस इलेक्ट्रॉन का इस होल के साथ इंटरेक्शन था, ये एक अलग से एक्साइटॉन था, ये अलग से एक्साइटॉन था। अब केस 1 ये है कि जो हमारा सपोज इसे हम एक्साइटॉन 1 का नाम देते हैं, इसे एक्साइटॉन 2 का नाम दे देते हैं। जो एक्साइटॉन नंबर 2 था, इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने इंट्रैप कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हुई तो ये वापस इस रीजन में आया, लेकिन ये अपने होल के साथ रिकम्बाइन होने के बजाय इस दूसरे एटम के दूसरे एक्साइटॉन के होल के साथ आके कंबाइन कर गया, ठीक है। मीन इलेक्ट्रॉन ऑफ एक्साइटॉन 1 और होल ऑफ एक्साइटॉन नंबर 2 दोनों आपस में रिकम्बाइन हो गए। उसके नतीजे में क्या होगा कि इसका होल अब फ्री हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो फ्री चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन कितने हुए हैं? 2 फ्री चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस हुए और 2 आपस में डिसोसिएट हो गए। तो इसे हम कहते हैं कि 2 कैरियर्स प्रोड्यूस्ड एट द एक्सपेंस ऑफ 2 या एक्सपेंस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 2, कि 2 चार्ज कैरियर्स हमारे ज़ाया हुए और उनके नतीजे में 2 और प्रोड्यूस हुए। तो अब क्या होता है कि टोटल चार्ज कैरियर हम कितने प्रोड्यूस करवा सकते थे? अगर ये डोनर रिसेप्टर इंटरफेस पे पहुंचते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 होल्स, तो टोटल चार चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होती है। लेकिन अब कितने प्रोड्यूस हुए हैं? 2। तो इनकी एफिशिएंसी होगी 50%। तो हमें तो 100% चाहिए, तो ये प्रोसेस हमारी एफिशिएंसी को डिक्रीज करेगा। अब दूसरा चांस ऐसा है, अब इस केस में क्या था कि इस केस में दोनों एक्साइटॉन अनडिसोसिएटेड थे, ये भी एक्साइटॉन था, ये भी एक्साइटॉन, तो 2 अनडिसोसिएटेड एक्साइटॉन का आपस में रिकम्बिनेशन हुआ, क्रॉस रिकम्बिनेशन इसे बोल सकते हैं। अब दूसरा प्रोसेस ऐसा है कि एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन था, फ्री इलेक्ट्रॉन रिकम्बिनेशन विद एक्साइटॉन, कि फ्री चार्ज कैरियर प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक होल आपस में रिकम्बाइन हुए थे तो एक होल इधर फ्री प्रोड्यूस हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन फ्री प्रोड्यूस हुआ था। तो सपोज ऐसा ही एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जो हमारे ल्यूमो में प्रेजेंट है और एक एक्साइटॉन प्रेजेंट है, ये एक एक्साइटॉन था, इसका इंटरेक्शन था। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर इस होल के साथ आके रिकम्बाइन हो जाए तो क्या होगा कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि 1 कैरियर प्रोड्यूस्ड एट द एक्सपेंस ऑफ रिकम्बिनेशन ऑफ 2, एट द एक्सपेंस ऑफ रिकम्बिनेशन ऑफ 2। तो प्रोड्यूस कितने हुए? 1। टोटल कितने प्रोड्यूस हो सकते थे? अगर ये डोनर रिसेप्टर इंटरफेस पे जाता तो 1, 2 और 3 प्रोड्यूस होते, तो 1 प्रोड्यूस हुआ आउट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसकी एफिशिएंसी होगी 33%। पहले प्रोसेस में 50% एफिशिएंसी थी, अब 33%, तो एनर्जी इसमें भी लॉस हुई। अब तीसरा प्रोसेस है जिसमें इम्प्योरिटीज की वजह से लॉस हो सकते हैं, उसमें ये है कि एक ही एक्साइटॉन हो तो उसी के चार्ज कैरियर आपस में रिकम्बाइन हो जाए। मीन ये एक्साइटॉन था,
इसका इलेक्ट्रॉन और इसका होल ये आपस में रिकम्बाइन हो जाए, तो इसे हम जब रिकम्बाइन होंगे तो इलेक्ट्रॉन वापस इस लेवल पे आएगा। इस लेवल पे आने की वजह से जो इसने एनर्जी ऑब्जॉर्व की थी वो अब एमिट करेगा, एमिट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो इसे हम रेडिएटिव रिकम्बिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि रेडिएशन रिलीज होती हैं इस रिकम्बिनेशन के नतीजे में, तो इसे हम रेडिएटिव रिकम्बिनेशन कहते हैं। अब रेडिएटिव रिकम्बिनेशन की आगे दो टाइप्स हैं कि एक तो यह कि ये वाली जो रेडिएटिव रिकम्बिनेशन है ये एनर्जी हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाए इन द फॉर्म ऑफ लाइट या इन द फॉर्म ऑफ जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी, और ये वेस्ट होगी। दूसरा इसमें ऐसा हो सकता है कि जो ये लॉस हुई है एनर्जी, इसे कोई और एटम का होमो में पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर ले और वो ल्यूमो में चला जाए, पीछे एक होल को छोड़ दे। तो इस केस में क्या होगा कि ये दोनों रिकम्बाइन हो गए और एक और एक्साइटॉन जनरेट हो गया, तो इसे हम क्या करेंगे कि नो नेट जनरेशन ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, क्योंकि ये तो दोबारा बाइंड है ना, इलेक्ट्रॉन और होल आपस में बाइंड है और ये एक्साइटॉन बना है। एक एक्साइटॉन डिसोसिएट हुआ और एक एक्साइटॉन बन गया, तो कोई भी चार्ज कैरियर फ्री प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो एफिशिएंसी कितनी हुई 0%। दूसरा केस ये है कि ये जो एनर्जी रिलीज हुई है इससे बजाय होमो में पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन एक फ्री इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर ले, तो उस केस में क्या होगा कि इस फ्री इलेक्ट्रॉन ने और तो उस मटेरियल से बाहर तो जाना नहीं, तो सिंपल इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो उस केस में भी नो नेट चार्ज प्रोडक्शन, क्योंकि ये तो पहले से फ्री था, इसका इसमें कोई भी रोल नहीं, इसने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई है, तो एफिशिएंसी दोबारा 0%। तो हमारे लिए सबसे जो फेवरेबल प्रोसेस था वो कौन सा था, जो चार्ज सेपरेशन हुई डोनर रिसेप्टर इंटरफेस पे। अब क्वेश्चन ये है कि डोनर रिसेप्टर इंटरफेस पे चार्ज सेपरेशन तो हो गई, लेकिन उन्हें कैरी भी तो करना है। ये हमने पढ़ा था, सपोज ये डोनर था और ये वाला हमारा रिसेप्टर था, ये रिसेप्टर है, ये डोनर है, और